अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाज़िर है। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है अपने माहौल पे। माहौलियात के हवाले से हमें क्या क्या प्रॉब्लम है, पोल्यूशन और फिर उसके अलावा मौसमों की तब्दीली, इसने कितना असर डाला है इंसानी ज़िंदगी पे। इसके साथ हम ये भी देखना चाहेंगे कि ये जो हमारी जंगली हयात है, जंगल काटे जा रहे हैं, वहाँ पे भी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं। जब हम समुद्री हयात की तरफ जाते हैं, वहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम पेश आ रहे हैं। हमारा मुल्क ज़री मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास ज़री अजनास की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजूहात क्या हैं? इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ स्टूडेंट से बात करें, माहिरीन से बात करें कि वो माहौल की बेहतरी के हवाले से क्या तजावीज़ देते हैं और किस तरह निशानदेही करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे है और उसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। नूर, आप मुझे ये बताएं कि आज का स्टूडेंट अवेयर है, उसको इल्म है, या उसको बताया जा रहा है कि उसने अपनी इन्वायरमेंट पे कैसे काम करना है? हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्लांटेशन करनी चाहिए, और हम लोग जहाँ तक बात करते हैं पोल्यूशन की, उसको कंट्रोल करना चाहिए। और एट द सेम टाइम हम लोग ये भी नोट कर रहे हैं कि जितना ही ज़्यादा हम लोग अपने रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे, जितना ज़्यादा हम लोग सस्टेनेबिलिटी पे काम करेंगे, उतने ही ज़्यादा हम लोग जो है वो हमारी डेवलपमेंट भी उसके अकॉर्डिंग होती है। और एट द सेम टाइम अगर मैं बात करना चाहूँ पोल्यूशन को कंट्रोल करने की, तो वो भी यही है कि हम लोग जैसे अगर हम पोल्यूशन कॉज करते हैं तो हमारी एयर क्वालिटी डिग्रेड होती है। एयर क्वालिटी डिग्रेड होने की वजह से ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो क्लाइमेट पे इफेक्ट आता है। एट द सेम टाइम पोल्यूशन होती है तो हमारे पास सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है ज़्यादा ज़्यादा। अगर हम उसको ट्रीट नहीं करें तो डिफरेंट डिजीज़ कॉज हो रही हैं। इसी को अगर मैं एक और चीज़ करना चाहूँ कि अगर हम लोग पोल्यूशन अगर हमारे पास आ रही है तो उसकी वजह से हमारे पास बहुत सारी डिजीज़ इस तरह से भी हो रही हैं कि हम लोग जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उससे हम लोग जो है वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। मींस उनको हम लोग डिफरेंट साइट्स पे डंप कर देते हैं। उनसे हम लोग एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि हम उस पर काम फ़िलहाल नहीं करें। इन सब चीज़ों पे अवेयरनेस आनी चाहिए कि हम लोग पहले से ही जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम लोग प्रॉपर वे में सेग्रीगेट करें और उसके अकॉर्डिंग करें। और दूसरा, हम लोग अगर एयर क्वालिटी पे मैं बात करना चाहूँ तो व्हीकल्स ऐसे यूज़ करें जो कि आपके पास जो है वो इतना लेटेड फ्यूल जनरेट ना करें। सबसे पहले तो बात ये करना चाहूँगी कि जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं। हम लोग जो है फार्मर्स को प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं करते कि उनको ज़मीन का किस तरह से ख्याल रखना है, कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी है और इस तरह से बाकी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। हम लोग फार्मर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करा सकते, उनकी प्रॉपर क्लासेस नहीं होती, जिनकी वजह से वो नहीं मैनेज कर पाते। और एक ही ज़मीन पे जब एक ही तरह की फसल को बार बार काश्त किया जाता है, एक ही तरह की फसल, तो वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है। उसकी वजह से हमारी जो फार्मिंग है वो बहुत कम हो चुकी है। अब अगर दूसरी तरफ बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोगों की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसकी नीड्स को पूरा नहीं कर सकती। वैसे तो कहने को हम लोग मतलब एक ही तरह से पॉपुलेशन को गिनते हैं, लेकिन हम लोग दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं। तो उसके हिसाब से फिर आप देख लें कि हमारी पॉपुलेशन को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो वो उतनी बनती है, क्योंकि 3 टाइम का खाना है। तो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो इतनी टाइम कंज्यूमिंग है, और फिर हमें विद इन प्रॉपर टाइम हम लोग प्रॉपर फूड नहीं हासिल कर सकेंगे, और वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फुलफ़िल करने के लिए सही नहीं होगा। तो इसके लिए मैं यही चाहूँगी कि फार्मर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया जाए जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू हो, और उसकी वजह से जो है फार्मिंग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और ज़मीनों पे कौन सी फसल किस टाइम पे काश्त करनी है और उसके लिए कौन कौन से फर्टिलाइजर्स यूज़ करने, ये भी प्रॉपर पता होना चाहिए। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी इस पे बात की। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप समुद्री हयात के बारे में भी बात करें। वहाँ पे जो पानी के अंदर जो मखलूक रहती है, उसको कैसे हम बचाएं? देखिए, पानी के अंदर जो भी मखलूक है वो हमारे पोल्यूशन की वजह से डिस्टर्ब हो रही है। हम लोग जितनी भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं वो पानी को डिस्टर्ब कर रही हैं, पानी के अंदर जो उसका माहौल है उसको डिस्टर्ब कर रही हैं। हम जैसे ही देखिए इंडस्ट्रीज से जितना भी केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, और जिस भी तरह के केमिकल जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेज और इस तरह की चीज़ें, वो डायरेक्टली हम लोग उस वेस्ट को बगैर ट्रीट किए पानी में डाल देते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे जो जितनी भी मखलूक है, जैसे मछली हो गई या फिर और भी जिस तरह के अभी हयात होगी, वो सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। उनकी कुछ इंडेंजर्ड हो गई और कुछ एक्सटिंक्ट के करीब पहुँच गई हैं, और जब वो हमारी अभी मखलूक को भी डिस्टर्ब कर रही हैं ये सारी एक्टिविटीज़। और इसके लिए कहना चाहूँगी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को समंदर में डालने से पहले ट्रीट किया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, ताकि वो एटलीस्ट जितना पॉइजनस जाके समुद्र में पहुँचता है उससे कम हो, उसकी हद उस तरह से ना हो, और वो हमारे माहौल को उस तरह से डिस्टर्ब ना करे। ग्रीनरी लगाएं, पौधे लगाएं, इस वजह से हम लोगों का माहौल अच्छा बनेगा। क्योंकि अगर हम लोग पौधों का और इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तो
بہت سی بیماریاں اور پھیل جائیں گی، کیونکہ اس ٹائم میں بہت ساری وبائیں پولوشن کی وجہ سے بیماریاں پھیلی ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انوائرمنٹ کو کلین کریں اور گرین کریں۔ اچھا، آپ جب اسٹوڈنٹ کے پاس جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، تو پھر ان کو گیٹ ٹوگیدر کر کے کیسے اویئر کرتے ہیں؟ کوئی ان کے لیے سیمینار کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جی، ہم ان کے لیے سیمینار کرتے ہیں اور ان کو انسپائر کرتے ہیں کہ وہ اپنے ماحول کا خیال رکھیں اور کلین رکھیں۔ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو زرعی اجناس کی کمی، فوڈ شارٹیج ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دھڑا دھڑ ہاؤسنگ اسکیمز بنا رہے ہیں اور ان جگہوں پہ بنا رہے ہیں جو بہترین آپ کی زرعی زمین ہے۔ مثال کے طور پر ابھی گجرانوالہ کے اندر جو چاول کی بہترین پروڈیوسنگ علاقے ہیں، وہاں پر اس ہاؤسنگ اسکیمیں بن رہی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو شدید خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس میں کوئی چیز شامل نہیں ہے، صرف ہم انسانوں کا کیا دھرا ہے۔ دنیا بھر میں جو غلط کام ہو رہے ہیں ماحولیات کے خلاف، اس کا امپیکٹ پاکستان میں 6 نمبر پر آتا ہے۔ یعنی پاکستان کو جو ماحولیات سے نقصانات ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، وہ پاکستان 6 نمبر پر ہے۔ لیکن اس کے لیے دنیا اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو تیار کریں، میڈیا کے ذریعے ان لوگوں کو بھی اس بات پہ قائل کریں جو اس کو ماحول کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو ہم اسی سلسلے میں یونیورسٹی کے جو نوجوان ہیں، کالجوں کے نوجوان بچے بچیاں ہیں، ان کو ہم تیار کر رہے ہیں تاکہ وہ ہماری لیڈنگ فورس بنے، کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر انہوں نے ہی پرائیویٹ سیکٹر ہو یا حکومتی ادارے ہوں، ان میں انہوں نے اہم جگہوں پر پہنچنا اور اچھے فیصلے کرنے۔ تو ہم ان کو ماحولیات کے حوالے سے ان کو بہترین طریقے سے ہم ان کی کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں۔ جنگلی حیات کے حوالے سے کیا؟ پاکستان میں بہت ساری اسپیشیز ایسی ہیں جو کہ بہت ریئر ہیں، پوری دنیا میں نہیں ہیں، تو ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے سب سے پہلی حفاظت کا ان کا طریقہ یہ ہے کہ جو ان کی جتنی بھی جگہیں بچ گئی ان کو محفوظ پناہ گاہ کے طور پہ لیا جائے، اور لوگوں کو اس بات کے لیے قائل کیا جائے، سمجھایا جائے کہ آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے، کہ یہی پاکستان کی شناخت بنے گی۔ اور جنگلی حیات کے جو مسکن ہیں وہ صرف جنگلی حیات کو فائدہ نہیں پہنچاتے، وہ انسانوں کے لیے بھی بہت فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کو ملٹی لیئر کے طور پر تمام عوامل کے اوپر کام کرنا، اور اسی میں ہم نوجوانوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں تاکہ ان کو تیار کر سکیں۔ آج کی دنیا جو ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو بہت زیادہ ماحول کی وجہ سے پرابلم پیش آ رہے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں سچویشن، ہماری انوائرمنٹل کنڈیشن جو ہیں بہت ہی خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ پانی، ہوا اور مٹی خاص طور پہ، یہ سارے کے سارے ریسورسز جو ہیں وہ بڑے بری طرح سے تباہ ہو رہے ہیں، جن کی مین ریزنز جو ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں انڈسٹریلائزیشن ہے، ہمارے جو شہر ہیں وہ بڑے زیادہ پھیل رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہمیں اس کو خاص طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو ایگریکلچرل لینڈز ہیں وہ کنورٹ ہو رہے ہیں کالونیز میں، ہمیں اس پہ بھی ٹائملی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی پوری دنیا اگر ہم دیکھیں تو وہ جو ہے وہ زراعت کو پروموٹ کر رہی ہے، اور ہم آن دا ادر سائڈ جو ہے وہ زراعت کو ڈسکریج کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا پانی بہت بری طرح سے ضائع ہو رہا ہے۔ اگلا جو سب سے بڑا ایشو آنے والا ہے پوری دنیا کو اگر ہم دیکھیں تو وہ پانی کی اسکارسٹی ہے۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ آلریڈی اسکارس کنٹری میں انٹر ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری سوائل، ہمارے جو فارسٹ ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے، ہمیں اس کو بھی سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ہم ماڈرنائز ہو رہے ہیں، ہم ساتھ ساتھ اپنی پوری زندگی میں اپنے جو جتنے بھی یوٹیلیٹیز ہیں اس میں ہم بہت سارے ڈفرینٹ طرح کے پوائزنس کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں بھی، ایگریکلچر سیکٹر میں بھی، ہم جن کو ہم بولتے ہیں پیسٹی سائڈس کا استعمال، انسیکٹی سائڈس، جس کی وجہ سے ہمارے پانی کے اندر جو جانور ہیں ان کی صحت پہ بہت برا اثر ہوتا ہے۔ جو پولوٹنٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس وقت جو پلاسٹکس کا ایشو ہے وہ بہت بڑا ایشو بن چکا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو پلاسٹک ہے وہ تقریباً 1000 سال لیتی ہے ڈیگریڈ ہونے میں۔ تو اس طرح کے جو پولوٹنٹس ہیں یہ پانی اور آپ کی ہوا اس میں بہت زیادہ جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کے آبی حیات جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہم جتنے بھی یہ پیسٹی سائڈز استعمال کرتے ہیں ان کا ایک بڑا پرپورشن پانی تک پہنچتا ہے،
جو کہ پانی کے اندر رہنے والے جانوروں کے لیے انتہائی خطرناک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو سماجی تنظیمیں ہیں جو معاشرے کی اصلاح کرتی ہیں اس انوائرمنٹ کے ماحولیات کے ایشو پہ اپنا فرض ادا کر رہی ہیں؟ دیکھیں اس وقت پاکستان میں جتنے بھی کام کرنے والے رفائی ادارے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو آگہی کی تنظیمات ہیں وہ انوائرمنٹل امپیکٹ کے جو فیکٹر ہے اس سے ابھی بہت حد تک دور ہے، کوسوں دور ہے. وہ رفاہ تو کر رہی ہیں لیکن اس رفاہ کے ساتھ ساتھ وہ ماحول کو نقصان بھی پہنچا رہی. ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے، ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہم رفاہی کام کر رہے ہیں وہاں پر انوائرمنٹل اسیسمنٹ، انوائرمنٹل اسٹڈی کو لازم الملزوم بنائیں. مثال کے طور پہ ہم پانی کے پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں سندھ میں، تھر میں. آیا ہم نے معلوم کیا کہ پانی کی ڈگنگ کی وجہ سے وہاں کا گراؤنڈ لیول کہاں تک پہنچ جائے گا؟ تو ہمیں اس سے پہلے انوائرمنٹل اسٹڈی کرنی ہوگی. دیکھیں آرگنائزڈ میں کام کرنے والے لوگ آرگنائزیشن کہلاتے ہیں. تو یہ آرگنائزیشن کے اندر انوائرمنٹل ڈومین کے حوالے سے ان کو اسٹڈی کرنا، اس اسٹڈی کے اوپر اپنی جو ہے نا آنے والی رپورٹ کو ترتیب دینا اور اس کے بعد ایکٹ کرنا، عمل درآمد بنانا فلاح کے کاموں کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی ذائچہ ہونا چاہیے. اور جہاں پر وہ فلاح کے کام کر رہے ہیں وہاں پر سرگرمیوں کے اندر اپنی ماحولیاتی آگہی شعور کے لیے، اپنے لیے، اپنے اداروں میں کام کرنے والے کارکنان کے لیے اور پھر اس نوجوان اور اس پاکستان کے طلبہ و طالبات کے لیے اگر ضروری بنائیں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بہتری ہوگی. کلائمیٹ چینج نے اس وقت پاکستان کی جتنی بھی فصلیں تھیں اس کے جتنے بیج تھے ان سب بیجوں کو ختم کر دیا. اس کلائمیٹ چینج میں اب آپ کو نئے فصلوں کے نئے بیجوں کی ضرورت ہے. یہ بیج جو آپ ہے یہ آپ کو اپنے انوائرمنٹ کے مطابق ڈیولپ کرنے ہوں گے، پھر آپ کے ایگریکلچر نے آگے بڑھنا. اب اس میں کیا، اس میں ہوا نقصان کیا ہوا، آپ کی سردی گرمی کا پتہ ہی نہیں چلتا. آج بارش ہوتی ہے اس سے پہلے موسم گرم ہوتا ہے، بارش ہوتی تو پتہ چلتی اولے پڑ گئے. اچھا اب اس میں ہمیں کلائمیٹ چینج کا جین ڈالنا ہوگا جو اس کو ڈراؤٹ میں بھی کامیاب کرے اور ہیٹ ریزسٹنٹ بھی ہو. اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے بعد جب فصل آگے کی طرف نکلتی ہے تو پھر فصل کو ڈفرینٹ پیسٹ آ کے پکڑتے ہیں، اس کے جین ڈالنے ہوں گے. دنیا کے 29 ملک میں اس وقت 180 ملین ہیکٹر کے اوپر جی ایم او سیڈ لگتا ہے. پاکستان کے جو ارسطو ہیں سائنسدان بیٹھے ہوئے اور جو یہ ان پڑھ میں انہیں کہوں گا جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے وہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ زراعت کو آگے بڑھانا ہے یا ہم نے اپنی چونچیں لڑانی ہیں. زراعت آگے بڑھے گی تو پاکستان نے بچنا، ورنہ پاکستان نہیں بچ سکتا. اس لیے میں معیشت کی بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ 120 دن کی اگر میز کی کراپ ہوتی ہے 110 سے 20 دن کی 15,000 کا بیج ڈلتا ہے اور 2,60,000 کی فصل بکتی ہے. اس کا مطلب 15,000 ڈالا اور اس زمین سے 2,60,000 نکلا ہے. میں آپ کو سمپل طریقے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اسی طرح تیل جو ہے وہ 18,000 روپے من بک رہا ہے، اس میں 1,000 روپے کا تیل ڈالتے ہیں 10 من آتا ہے 1,80,000 کا بک جاتا ہے کم از کم. سویابین ہم $6.6 بلین کی باہر سے لے کے آ رہے ہیں، سویابین سیڈ اور آئل. اب یہ اگر سویابین ہم پاکستان کے فارمر کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے؟ اس میں جین ڈلا ہوا ہے، وہ جین ڈلی ہوئی ہے. ہم سویابین پاکستان میں لا کے کھا تو رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، لیکن اپنے فارمر کو ڈال کے نہیں دینا ہم نے تاکہ اس کی فصل زیادہ نہ ہو جائے، وہ امیر نہ ہو جائے یا یہ ملک خوشحال نہ ہو جائے. اس وقت ہمیں اس بات پہ کلائمیٹ چینج کے اندر جس چیز پہ زور دینا ہے ہمیں کہ اس کے مطابق تمام فصلوں کے بیج لا کے اس کو ٹرائل 1 سال کا کر کے اس کو ذمہ دار کو دیں. اگر میرے ہاتھ میں ہو فیصلہ سازی تو میں یہ کروں گا کہ میں سارے کا سارا پیسہ زراعت میں ڈال دوں، کیونکہ اس نے 2000 ٹائم تو بڑھ کے باہر نکل آنا ہے. تو یہ پاکستان کی معیشت کی گاڑی کو تیز آگے چلانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم زراعت کو فوکس کر لیں اور ان پڑھوں کو نکال دیں بیچ میں سے. جو پڑھے لکھے زراعت کو جانتے ہیں ان کے ہاتھ میں زراعت کی بھاگ دوڑ ہے، یہ بہت ضروری ہے. انوائرنمنٹ کے اوپر جو ریزیلینٹ ورائٹیز ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. پرٹیکولرلی ہمارا فیلڈ کراپس میں کاٹن، ویٹ، کارن، ہائبرڈ رائس، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ تاکہ جو وہ ورائٹیز کاٹن کی کہ جو ڈراؤٹ ٹالرنٹ ہوں اور ایسی ورائٹیز جو جس طریقے سے ہماری بارشیں وغیرہ ہیں تو بارشوں میں اگر پانی کھڑا بھی ہو جائے تو اس کو وہ سسٹین کر سکیں.
इसी तरीके से राइस है, तो राइस के लिए हमें ऐसी वैरायटीज़ चाहिए कि जो कि ड्राउट को टॉलरेट कर सके और पानी की अगर कमी हो तो वहाँ पर वो कर सके। इसी तरीके से हमारे पास ऐसी भी कॉटन की वैरायटी है कि अगर ड्राउट कंडीशन आ जाए और उसको 3 हफ्ते तक पानी ना भी दिया जाए तो वहाँ पर भी वो मुरझाती नहीं है। तो हमारी ये जो क्लाइमेट चेंज को देखते हुए, जो कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया में इम्पैक्ट है और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर लास्ट ईयर के जो फ्लड्स हैं, उसको देखते हुए हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी की जो रिसर्च है फील्ड क्रॉप्स एंड वेजिटेबल के ऊपर, तो एनवायरनमेंट कंडीशन को देखते हुए हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और उसी तरह उसके हम जीन के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि जो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान की इकानमी का इन्हसार पाकिस्तान की ज़राअत के ऊपर है। और जब तक पाकिस्तान की ज़राअत मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर और जो न्यू रेवोल्यूशंस हैं जो कि जीन के ज़रिए ही आ सकता है, उसके ऊपर अगर प्राइवेट सेक्टर जो है वो पब्लिक सेक्टर के साथ छाना बिछाना मिल के जो है वो आगे काम कर रहा है, तो जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में एक जीन रेवोल्यूशन और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसको हम बढ़ा सकते हैं। और ये हमारी एक फूड सिक्योरिटी का भी इशू है, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है और 2050 में जो हमारी पॉपुलेशन है ये 22 करोड़ से बढ़कर ये 40 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो जब ये 40 करोड़ तक ये पॉपुलेशन पहुंचनी है तो डेफिनेटली हमें फूड सिक्योरिटी का इशू भी है। तो फूड सिक्योरिटी के इशू को कंप्लीट करने के लिए, इसको मुकम्मल करने के लिए फूड सिक्योरिटी के इशू को, तो डेफिनेटली है कि ये रिसर्च हम कर रहे हैं और हमारे पास इस वक्त 30 से ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजिस्ट और प्लांट ब्रीडर जेनेटिक्स हैं जो कि मुख्तलिफ वेजिटेबल एंड फूड्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। आज हमें एक ऐसी इन्वायरमेंट की ज़रूरत है जहाँ पे पोल्यूशन ना हो, जहाँ पे इंसानी ज़िंदगी के साथ साथ आबी ज़िंदगी जो है, ये जो जंगली हयात है, उसको भी हमने सेव करना है। तो हमें क्या करना होगा? जी बहुत शुक्रिया। हमें बहुत से काम करने होंगे और एक काम ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, पायदार तरक्की के अहदाफ, उसमें ये सारे गोल मौजूद हैं। यानी कि हमने वादा किया है पूरी दुनिया के ममालिक ने कि हम ज़मीन पे जितनी चीज़ें हैं जानदार, हम उनकी हिफाजत करेंगे, जिसमें दरख्त भी शामिल हैं। समुंदर के नीचे जो ज़िंदगी है, जैसा कि आपने ज़िक्र किया, उसकी भी हिफाजत करेंगे। तो ये पायदार तरक्की के अहदाफ जो 17 गोल हैं, जिन्हें आम तौर पे SDGs कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो हुकूमत पाकिस्तान ने भी माना है कि हम इन पे अमल करेंगे। तो मेरे ख़्याल में कि उसकी एक आगाही होनी चाहिए और स्कूलों में भी इसे पढ़ाना चाहिए। आगाही हमेशा पहला कदम होता है काम करने का, तो आगाही के साथ साथ फिर इस पे जो भी ज़रूरत है काम की, वो हम सबको मिलके करना चाहिए। ओवरऑल आप मुतमिन हैं जितना काम हो रहा है माहौल की बेहतरी के लिए? जितने चैलेंजेस हमें इस वक्त अपने फूड और एग्रीकल्चर में आ रहे हैं और वो क्लाइमेट से रिलेटेड हैं, यानी अब कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम तनहा कह सकें कि इस पे इन्वायरमेंट का कोई असर नहीं है या इस पे क्लाइमेट चेंज का कोई असर नहीं है। एग्रीकल्चर में हम देखें, अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो हमारी फसल तबाह, बारिश कम हो जाती है तो हमारी फसल पे असर होता है, धूप ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमारी फूड पे असर होता है, हमारे पौधों पे असर होता है। तो अब इस वक्त हमें इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए एक मज़ीद बेहतर तरीके से और दुनिया के बहुत सारे तजर्बात से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है और उनसे हमें सीख के अपने मुल्क में ये करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे मैं बात करूँगी कि जो इतने अरसे से हमारे यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हमें आ रहे हैं कि हमारी बहुत सारी जो खूबसूरत फल होते थे, फसलें होती थी, ख़त्म होते जा रहे हैं। मैं एक छोटे से फल का जिक्र करूं, बेर का, तो आप ये देखें कि एक बड़ा खूबसूरत कल्चर होता था, गांव में जाके लोग बेरी का दरख्त ढूंढते थे। हमने अपने इस एक कीमती दरख्त को छोड़ दिया है जिससे बेरी का शहद बनता है और शहद में शफा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डैमेज और इन चीज़ों को डैमेज करते करते हमें अपने फूड में चैलेंज आ रहा है। मैडम, ये हमारी जंगली हयात और समुद्री हयात, वो भी तो बहुत मुश्किलात का शिकार है। जंगली हयात और समुद्री हयात के लिए तो मैं ब्लू इकानमी जिसको हम कहते हैं, ये जंगली हयात नहीं है, ये इकानमी है हमारी। अगर हम इनको गंदे पानी को डिस्चार्ज कर रहे हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे हम, फिर हमारा प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारे इन वाटर बॉडीज़ में जा रहा है। उसके साथ साथ हम अनप्लान्ड जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं और एक रन ऑफ वाटर की हम बात करते हैं कि वो चला जाता है इन वाटर बॉडीज़ के अंदर। इन सारी चीज़ों को जो मीट करने के लिए जो बड़ा चैलेंज हमें आता है वो ये है कि हम हर किस्म की हयात
फ्लोरा और फौना जब हम कह देते हैं तो उसमें तमाम जंगली हयात, चाहे समुंदर के अंदर है, सतह ज़मीन पे है, और परिंदे हैं, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। और इस वक्त अगर हम इनकी बका के लिए काम नहीं करेंगे तो मैं समझती हूँ कि इंसानी बका मुश्किल हो जाएगी। मैडम सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सलूशन तो ये है कि हम अपने कुरान से हिदायत हासिल करें। जब हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन की, किसी लॉ की बात करते हैं तो सबसे पहला लॉ, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कुरान के अंदर हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, हर तदबीर के बारे में लिखा है। हमारी सुन्नत नबवी के अंदर हर चीज़ मौजूद है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में जैसे कहा गया है जी, कलवंजी में सवाए मौत के हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है। तो बाद में हमें ये प्रोटोकॉल, कन्वेंशन, इन्वायरमेंटल लॉज की ज़रूरत पड़ती है। बीइंग मुस्लिम, मेरा अपना सबसे बड़ा यकीन ये है कि अगर हम अपने कुरान से हिदायत हासिल करें, अपने मज़हब से हिदायत हासिल करें, तो हम अपने पुराने साइंटिस्ट्स को देखें तो बहुत सारी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं। एक रमज़ान के महीने की एग्जांपल दूंगी चलते चलते। रमज़ान के महीने का सिर्फ ये कंसेप्ट नहीं है, और अल्लाह ताला ख़ुद कहता है कि और उसे तुम्हारे भूखे प्यासे रहने से कोई गर्ज़ नहीं है, बल्कि ये वाटर कंजर्वेशन, फूड कंजर्वेशन भी है कि अगर 1 अरब मुसलमान दुनिया में 8-9 घंटे या 10 घंटे पानी नहीं पिएंगे तो कितने पानी के पीने की कंजर्वेशन होगी, और उनको एहसास होगा कि पीने का साफ़ पानी इंसान के लिए और हयात के लिए कितना ज़रूरी है। ये जो आज की दुनिया है, इसमें माहौलियात की कितनी ज़रूरत है पाक रखने के लिए, आबी ज़िंदगी को, जंगली ज़िंदगी, जंगली हयात को, और फिर उसी के साथ साथ आम आदमी कितना मुतासर। ये माहौलियाती आलूदगी की वजह से पूरी दुनिया भर में बहुत तेज़ी से जो है नुकसानात हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एकदम से सैलाब बहुत ज़्यादा तेज़ी से आना, और मानसून का सिस्टम जो है वो प्रोलॉन्ग मानसून्स, मोर नंबर ऑफ़ ड्राई डेज़, यानी बहुत ज़्यादा हिद्दत और शिद्दत जो है वो गर्मी के दिनों में की नंबर ऑफ़ डेज़ बढ़ चुके हैं। ये तमाम चीज़ों से जो है वो मौसमियाती तब्दीली की वजह से उसके असरात बराह रास्त हमारे आम ज़िंदगी पे हो रहा है, चाहे उसको हम अपने वेदर सिस्टम में देखें या हम उसको ज़रई एतबार से देखें, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। और आपको पता है कि 2022 में 2022 में जो सैलाब आया उसकी वजह से 1/3 पाकिस्तान ज़ेर-ए-आब आया, जिसमें हमारी बहुत बड़ी जगह जो ज़रई आबादी है वो ज़ेर-ए-आब आ गई, लाइफ स्टॉक हमारा चला गया। इन तमाम चीज़ों के असरात जो है वो बराह रास्त हमारी एग्रीकल्चरल यील्ड्स पे होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ये वो तरीक़ाकार है या वो एक अंदाज़ है जिसके ज़रिए, या एक वो सोच है, एक वो फ़िक्र है जिसके ज़रिए हम बेहतर अंदाज से अपनी क्रॉप्स को, अपने जो पैदावार है उसमें इजाफ़ा भी कर सकते हैं, और कम केमिकल्स के ज़रिए ऑर्गेनिक अंदाज से हम अपनी पैदावार को बेहतर बना सकते हैं, और अपने जो हमारी वाटर शॉर्टेज है उसको कम करने में मदद दे सकती है ये टेक्नोलॉजी। तो दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जिससे इसकी रोकथाम हो, जो मौसमियाती तब्दीली के असरात हैं उससे बचाव हो सके। गुज़िश्ता हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद इसकी इनाग्रेशन की है 2023 में की प्लांटेशन ड्राइव की, और बहुत तेज़ी से हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। जो जहाँ पे बैठा है वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करे माहौल की बेहतरी के लिए, तो मैसेज क्या होगा? देखिए, मेरा मैसेज अवाम को ये है कि ये सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी है। जिस तरह हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, हमें अपने माहौल को भी साफ़ रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हम अपने लिए नहीं बल्कि एक आने वाली नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये हमारा एक ज़िम्मेदारी है, हमारा एक फ़रीज़ा है जो हमें अंजाम देना है, ये हमारा फ़र्ज़ है। हुकूमत इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है ताकि इंसानी मुआशरे के साथ साथ आबी हयात जो है, जंगली हयात, उसको भी सेव करें। तो किस तरह काम हो रहा है? मैं SDGs पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स की कन्वीनियर हूँ, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटीफाई चीज़ों को कर सकते हैं, लोगों को आगाही दे सकते हैं। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो अब ह्यूमन राइट्स के साथ इंटैच्ड हो चुका हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं जैसे सैलाब आते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स जितने हैं, या डिज़ास्टर्स मैन मेड डिज़ास्टर या नेचुरल डिज़ास्टर्स जो आ रहे हैं, उनसे किस तरह से जो ज़िंदगी है वो मुतासर होती है। तो मैं समझती हूँ इस वक्त की जो हुकूमत है वो भी बहुत संजीदगी के साथ काम रही है, बल्कि ये तो अब किसी एक का इशू नहीं है, तो अब पूरा एक ग्लोबल इशू जो है वो बन चुका हुआ है। नाज़रीन, माहौलियात के हवाले से हमारे वतन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। हमने इंसानियत की बका और फलाह के लिए काम करना है, उसी के साथ साथ हमने आबी और जंगली हयात का भी ख्याल रखना है और सबके लिए आसानियाँ पैदा करनी है। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान के साथ साथ
तमाम अहम तरीन इदारों, तंजीमों और इंसानियत को मिलकर काम करना होगा ताकि हम वो खूबसूरत पाकिस्तान बना सकें जो हर किस्म की आलूदगी से पाक पाकिस्तान हो, जिसकी ख्वाहिश हज़रत कायद आज़म ने की, जिसकी तमन्ना हज़रत अल्लामा इकबाल रखते थे, या जिसके लिए मौजूदा हुकूमत काम कर रही है। यकीनन हम वो मंजिल पाएंगे। इसी ख्वाहिश के साथ अस्मत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।